आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में 2022 में पूछे गए रीट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 है, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया था? मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया था? नंबर 4, 6, 8 या 10। तो मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया था? तो वह मेगस्थनीज ने 6 उपसमितियों का उल्लेख किया था। मेगस्थनीज की एक महत्वपूर्ण रचना इंडिका जो है, एक मेगस्थनीज की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो कि मौर्य काल में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? वेलन गवई, वेलन वगाई, नंबर 2 साला भोग, नंबर 3 देवदान, नंबर 4 अग्रहार। तो गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे हम अग्रहार कहा जाता था। किसे? जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। और जो गैर ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसे बेलन बगाई कहा जाता था। जो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलन बगाई कहा जाता था। और साला भोग जो थी, यह विद्यालय प्रबंधन के लिए दी जाने वाली भूमि दान को साला भोग कहा जाता था। जबकि देवदान जो है वो मंदिर प्रवर्तन के लिए मंदिर प्रबंधन के लिए दी जाने वाली भूमि को देवदान कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? नंबर 1 मदुरै, नंबर 2 अमरावती, नंबर 3 भरूच, नंबर 4 ऐहोल। तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी मानी जाती थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी मानी गई थी, ऐहोल जो है वो चालुक्यों की राजधानी मानी गई थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। नंबर
5 प्रश्न देखते हैं कि पोलज, पर्ती, चांजर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं। नंबर 1 मौर्य काल, नंबर 2 गुप्त काल, नंबर 3 सल्तनत काल, नंबर 4 मुगल काल। तो पोलज, पर्ती, चांजर व बंजर भूमि के जो प्रकार हैं वे मुगल काल से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। नंबर 1 नस्तालिक, नंबर 2 कुफिक, नंबर 3 मंजिल आबादी, नंबर 4 हैरात। तो अकबर की सुलेख की जो पसंदीदा शैली मानी जाती थी वह नस्तालिक जो है वो अकबर की पसंदीदा शैली मानी गई है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था। नंबर 1 मार्शल, नंबर 2 मिस व्हीलर, नंबर 3 थॉमस जॉन्स वारकर, नंबर 4 जोसेफ। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो चित्र 1857 के विषय में जो बनाया था वो थॉमस जॉन्स वारकर के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। नंबर 1 दयानंद सरस्वती, नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, नंबर 3 ज्योतिबा फुले, नंबर 4 राजा राम मोहन राय। तो गुलामगिरी नामक जो पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो ज्योतिराव फूले को गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। यह जातिवाद के ऊपर लिखने वाले पहले लेखक माने जाते हैं। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया है। नंबर 9 देखते हैं परिवार कल्याण भारत विषय के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। नंबर 1 4, नंबर 2 6, नंबर 3 9, नंबर 4 11। तो जो भारत कल्याण विषय है यह संविधान की 11वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत वर्तमान में यह 12 अनुसूचियां हैं जिनमें से यह 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। भारत में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। नंबर 1 उच्चतम न्यायालय को, नंबर 2 केवल लोकसभा को, नंबर 3 केवल राज्यसभा को, नंबर 4 संसद को। तो भारत में संविधान संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। किसको? भारत में संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद के पास है। और यह संशोधन प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है और संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि भारत में विविध सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में विविध सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को, 10 अगस्त को, 9 नवंबर को या 10 दिसंबर को। तो भारत में जो विविध सेवा दिवस मनाया जाता है वह 9 नवंबर को भारत में विविध सेवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? नंबर 1 बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय। नंबर 2 समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व है। नंबर 3 स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व है। नंबर 4 न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है। तो भारत के संविधान में वर्णित शब्दों का जो सही क्रम माना जाता है वो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को माना जाता है। तो संविधान में जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसकी जो प्रस्तावना की जो भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो कब लागू हुआ था? भारत में बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो कब लागू हुआ था? 2008, 2010, 2011 या 2012। तो भारत में बाल यौन संरक्षण कानून जो लागू हुआ था वह 2012 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं है? करों का भुगतान करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। तो 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों में से करों का भुगतान करना जो है शामिल नहीं माना गया है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य जो थे वो रूस से लिए गए थे और यह संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। पहले यह 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, वर्तमान में यह 11 मूल कर्तव्य माने जाते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? नंबर 1 81, नंबर 2 91, नंबर 3 101, नंबर 2 102। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निर्धारित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 91 के द्वारा संविधान के संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वीप किससे संबंधित है? स्वीप किससे संबंधित है? नंबर 1 मतदाता जागरूक कार्यक्रम से, नंबर 2 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से, नंबर 3 शहरी स्वच्छता कार्यक्रम से या नंबर 4 भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम से। तो स्वीप जो है वो किससे संबंधित माना जाता है? स्वीप जो है
मतदाता जागरूक कार्यक्रम से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार का हिस्सा है? दो राज्यों के मध्य जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत माना जाता है? नंबर 1 मौलिक, नंबर 2 अपीलीय, नंबर 3 सलाहकारी या नंबर 4 रिट याचिका। तो जो दो राज्यों के मध्य जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का हिस्सा माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस विवाद में प्रतिपादित किया? मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? नंबर 1 गोपालंगन, नंबर 2 केशवानंद भारती, नंबर 3 SR बोमई, नंबर 4 गोलकनाथ। तो मूल संरचना का जो सिद्धांत न्यायपालिका ने जो दिया था वो केशवानंद भारती बाद में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 2 शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। नंबर 3 शनि एक आंतरिक ग्रह है। नंबर 4 बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। तो इनमें से जो कौन सा कथन असत्य माना जाता है तो वह है शनि एक आंतरिक ग्रह है, जबकि शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, ये 4 आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। कौन से? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी जो है ये 4 आंतरिक ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं माना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह बात भी सत्य है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, यह भी सही है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है, यह भी सही है। जबकि शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब 0 देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? नंबर 1 प्रातः 11 बजे, नंबर 2 रात्रि के 11 बजे, नंबर 3 प्रातः 10:15 बजे, नंबर 4 9:45। तो जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 15 पूर्वी देशांतर पर प्रातः 11 बजे का समय होगा। कितना होगा? प्रातः 11 बजे का समय माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है वो कहलाता है। नंबर 1 उद्गम का केंद्र, नंबर 2 अधिगम केंद्र, नंबर 3 निकोस, नंबर 4 क्रेटर। तो भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है
उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उस जगह को हम उद्गम केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी के फटने का क्या कारण है। भूकंप और ज्वालामुखी के फटने का क्या कारण है? नंबर 1 अंतर्जनित बल, नंबर 2 वही जनित बल, नंबर 3 अंतर्जनित वही जनित बल, नंबर 4 सौर बल। तो भूकंप और ज्वालामुखी के जो फटने का कारण माना जाता है वह है अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी फटने का कारण बनते हैं। जब भूकंप और ज्वालामुखी जो फटने हैं, जब पृथ्वी के नीचे से इन पर जो अंतर्बल पड़ता है तो भूकंप और ज्वालामुखी ऊपर आकर यह फटने लगते हैं। नंबर 23 देखते हैं कि अंगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रभावित होती है। तो अंगुलहास धारा जो है कौन से महासागर में प्रभावित होती है। नंबर 1 अटलांटिक महासागर, नंबर 2 अंटार्कटिक महासागर, नंबर 2 है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 प्रशांत महासागर या नंबर 4 हिंद महासागर। तो जो अंगुलहास धारा है वो किस महासागर में प्रभावित होती है। तो अंगुलहास जो है वो हिंद महासागर में प्रभावित होती है, जबकि मोजाम्बिक की धारा भी हिंद महासागर में प्रभावित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। नंबर 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, नंबर 2 सर जॉन मार्शल, नंबर 3 अलेक्जेंडर कनिंघम, नंबर 4 विलियम बेंटिक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले जनरल माने जाते हैं वह अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। यह बिनिक पिटक का हिस्सा है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो थेरी गाथा के संबंध में जो सही कथन माने जाते हैं कि यह एक सुत्त पिटक का हिस्सा है। नंबर 2 इसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का वर्णन किया गया है। और नंबर 4 इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो इस तरह से इसमें दूसरा सही माना जा सकता है, क्योंकि यह सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का वर्णन किया गया है और इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव के बारे में दृष्टि मिलती है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्ब पिटक यह जो है त्रिपिटकों में शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विनय पिटक। विनय पिटक को शिष्यों की टोकरी कहा जाता है। किसको? विनय पिटक को शिष्यों की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि विनय पिटक में शिष्यों से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
नंबर दूसरा आता है सुत्त पिटिक। सुत्त पिटिक को गुरु वचनों की टोकरी कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटिक को गुरु के वचनों की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि सुत्त पिटिक में गुरु के वचनों का प्रबंधन किया गया है, जबकि अधिधम्म पिटिक में अन्य वचनों को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? नंबर 1 जैन त्रिका, नंबर 2 हर्यक, नंबर 4 शाक्य, नंबर 5 सातवाहन। तो वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित माने जाते थे? तो वर्धमान महावीर जो थे वो जैन त्रिका वंश से संबंधित माने गए हैं, जबकि बौद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित माने गए हैं। और वर्धमान महावीर जो हैं जैन त्रिका वंश से संबंधित माने गए हैं। महावीर प्रसाद वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे और इनकी माता त्रिशला देवी थी, और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? नंबर 1 खेती की पैदावार अच्छी होना, नंबर 2 लोहे की खदानें होना, नंबर 3 जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों माना जाता था? क्योंकि इसमें खेती की पैदावार भी अच्छी होती थी, और इसमें लोहे की खदानें भी पाई जाती थी, और इसमें जंगली हाथियां भी उपलब्ध होते थे। इसलिए यह चारों जो है सही माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 हरियाणा, या नंबर 4 कश्मीर। तो लोथल नामक जो हड़प्पाई स्थल है यह जो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे माना जाता है। नंबर 29 देखते हैं कि बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच, अरिकामेडू, पोहार, या मदुरै। तो बेरी गाजा जो प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का नाम था? तो यह जो बेरी गाजा जो है प्राचीन भारत के भरूच बंदरगाह का यूनानी नाम था। अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन बगाई का संबंध किससे था? चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उसमें बेलन बगाई का संबंध किससे माना गया है? नंबर 1 गैर ब्राह्मण किसान भूमि की स्वामी की भूमि, नंबर 2 ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, नंबर 3
किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। नंबर 4, मंदिर उपहार में दी गई भूमि। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का जो उल्लेख मिलता है उसमें बेलन गवाई का जो संबंध माना गया है वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को से माना गया है। बेलन बगाई का जो संबंध है वो गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि से संबंधित माना गया है, जबकि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अग्रहार के अंतर्गत मानी जाती है। और किसी विद्यालय के जो रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उससे पाठशाला कहा जाता था। और नंबर 4 है जो मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी, जो मंदिर उपहार के लिए दी जाने वाली भूमि को देवदान कहा जाता था। आज के 30 प्रश्न हमारे हल होते हैं। हम डेली 30 प्रश्नों की ही प्रैक्टिस लेकर आया करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।